Hello students, beta we have complete 3 parts. This is part number 4. Let us start the making of Germany and Italy. अब हमें देखना है कि जर्मनी और इटली कैसे नेशन स्टेट बनते हैं. फर्स्ट है, जर्मनी कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ द नेशन. क्या जो आर्मी है वो आर्किटेक्ट हो सकती है नेशन की? देखिए, आफ्टर 1848 नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रिवॉल्यूशन. 1848 के बाद यूरोप के अंदर जो है जो एसोसिएशन थे डेमोक्रेसी और रिवॉल्यूशन को लेकर वो दोनों अलग अलग होने लगते हैं. नेशनल सेंटिमेंट्स वर ऑफ्टन मोबिलाइज्ड बाय कंजर्वेटिव फॉर प्रमोटिंग स्टेट पावर एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेंस ओवर यूरोप. दिस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द प्रोसेस बाय विच जर्मन एंड इटली कम टू बी यूनिफाइड एज नेशन स्टेट. अब देखते हैं कि जर्मनी और इटली कैसे नेशन स्टेट में यूनिफाइड यानी कि बदले थे. एज यू हैव seen, nationalist feeling were widespread among middle class German who in 1848 tried to unite the different region of German Confederation into a nation state. 1848 में जो जर्मन कन्फेडरेशन जो महासंघ एक बनाया था उसको मिला करके नेशन स्टेट बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो उसमें कामयाबी नहीं मिलती है. द लिबरल इनिशिएटिव टू नेशन बिल्डिंग वाज हाउएवर रिप्रेस्ड बाय कंबाइन. उनको किसके द्वारा दबा दिया जाता है? फोर्सफुली उनको जो है मोनार्क और मिलिट्री ने उनको दबा दिया, यानी कि उनकी जो नेशन स्टेट की पहल थी वो सक्सेस नहीं होते हैं. और उनको सपोर्ट देता सपोर्टेड बाय द लार्ज लैंड ओनर्स. उनको जो सपोर्ट करने वाले थे वो लैंड ओनर्स थे और पर्शिया के. फ्रॉम देन ऑन पर्शिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट. उसके बाद जो पर्शिया और लीडरशिप में सबसे आगे आ गया नेशनल यूनिफिकेशन में. इट्स चीफ मिनिस्टर ओटो वॉन बिस्मार्क. इसका जो चीफ मिनिस्टर था ओटो वॉन बिस्मार्क was the architect of this process carried out with the help of Persian army and bureaucracy. जो पर्शियन आर्मी है उसकी हेल्प से और ब्यूरोक्रेसी यानी कि जितने भी जो गवर्नमेंट के अंडर एम्प्लॉयज़ होते हैं, काम करने वाले, नौकरशाही जिसको कह सकते हैं, उन सब की हेल्प से ये इसका आर्किटेक्ट बनता है. 3 wars over 7 years. 3 वॉर होते हैं लगातार, 3 लड़ाइयाँ वो लड़ता है 7 ईयर में. किसके साथ? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ. एंडेड इन पर्शियन विक्ट्री. और लास्ट में जो है पर्शिया की जीत हो जाती है. कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन. और जो प्रोसेस यूनिफिकेशन के लिए थी वो कंप्लीट हो जाती है. इन जनवरी 1871 द पर्शियन किंग विलियम फर्स्ट वाज प्रोक्लेम जर्मन एम्परर इन ए सेरेमनी हेल्ड एट वर्सोई. वर्सोई में एक सेरेमनी, एक समारोह होता है जिसके अंदर विलियम फर्स्ट को जर्मन का एम्परर यानी कि सम्राट घोषित कर दिया जाता है. ऑन द बिटरली कोल्ड मॉर्निंग 18 जनवरी 1871. अब बताता है कैसे हुआ था. बिटरली यानी कि बेहद कड़ाके की ठंड पड़ रही थी. जनवरी 1887 की बात है. एन असेंबल कंप्राइजिंग द प्रिंसेस ऑफ जर्मन स्टेट, जहाँ पर जर्मन स्टेट्स के बहुत सारे राजकुमार आ रखे थे. रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव शामिल थे. पर्शियन मिनिस्टर इंक्लूड थे. उसके साथ ही ओटोमान बिस्मार्क भी वहाँ पर. अनहीटेड होल ऑफ द मिरर ऑफ द प्लेस ऑफ वर्सोई. एक शीशे के महल में जो इकट्ठे होते हैं, अनहीटेड यानी कि उसके अंदर हीट नहीं होती, अनहीटेड, वहाँ पर भी बहुत ठंड होती है. प्रोक्लेम द, और कहाँ इकट्ठे होते हैं? वर्सोई में. प्रोक्लेम द न्यू जर्मन एम्पायर हेडेड बाय काइजर विलियम फर्स्ट ऑफ द पर्शिया. अब जो है जर्मन नए राष्ट्र जर्मन का अनाउंसमेंट कर दिया जाता है, प्रोक्लेम घोषणा कर दी जाती है. और उसका जो हेड होता है वो काइजर विलियम फर्स्ट ऑफ पर्शिया का किंग होता है. द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड डेमोन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ पर्शिया स्टेट पावर. द न्यू स्टेट प्रोक्लेम. अब जो नया स्टेट बन करके आया था उसने अपने काफ़ी सारी मॉडर्नाइजिंग किया, जैसे कि करेंसी का, बैंकिंग का, लीगल जुडिशरी सिस्टम को ठीक किया इन जर्मनी के अंदर. पर्शिया मेजर्स एंड प्रैक्टिस ऑफ्टन बिकम ए मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्मनी. अब ये बाकी जर्मनी के लिए भी एक मॉडल बन करके सामने आया था. ये था हमारा जर्मनी का. नेक्स्ट है इटली यूनिफाइड. अब इटली का यूनिफिकेशन कैसे होता है? लाइक जर्मनी, इटली टू हैड ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन. इटली जो है जर्मनी की तरह ही काफ़ी जो इसका पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन यानी टुकड़ों में बटा हुआ था. इटालियन वर स्कैटर्ड ओवर सर्वल डायनेस्टिक स्टेट एज वेल एज द मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर. ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट. जो मिडल 19th सेंचुरी है उसके अंदर इटली 7 स्टेट में डिवाइड था. और उनमें से सिर्फ एक सार्डिनिया पीडमोंट वाज रूल्ड इटालियन प्रिंसली. और जो इटालियन जो राजघराना था, प्रिंसली यानी कि राजघराना था, उसके अंडर तो सिर्फ एक ही इलाका आता था, सार्डिनिया पीडमोंट. नॉर्थ वाज अंडर ऑस्ट्रियन हेम्सबर्ग. अब बताता है कि नॉर्थ किसके अंडर था. सेंटर वाज रूल्ड बाय द पोप. सेंटर में पोप का रूल था. साउदर्न रीजन वर अंडर द डोमिनेशन ऑफ द बुर्बो किंग ऑफ स्पेन. जो बुर्बो किंग थे स्पेन के, जो अपना साउथ का पार्ट था वो उनके अंडर में था.
Even the Italian language had not acquired one common form and still had many regional and local variation. अभी तक भी इटली जो लैंग्वेज है, इटालियन जो लैंग्वेज थी वो एक कॉमन लैंग्वेज नहीं थी, वहाँ पर जो लैंग्वेज थी बहुत सारी रीजनल थी और अलग अलग थी. During the 1830s, Gypsy Mazzini sought to put together a program for a unitary Italian republic. अब जो है एक जिप्सी मैजिनी जो हमने लास्ट भी वीडियो में पढ़ा था, ये क्या करता है कि एक प्रोग्राम सुविचारित कहें, जिसमें मतलब अच्छे विचारों का एक प्रोग्राम आगे पेश करने की पेशकश करता है ये इटालियन रिपब्लिक के लिए, मतलब इटली के यूनिफिकेशन के लिए. ही हैड आल्सो फॉर्म्ड ए सीक्रेट सोसाइटी यंग इटली. लास्ट में हमने पढ़ा था कि इसने 2 सीक्रेट सोसाइटियाँ बनाई थी, उनमें से एक तो यंग इटली थी. द फेलियर ऑफ अपने गोल को आगे ले जाने के लिए. द फेलियर ऑफ रिवोल्यूशनरी अपसर्विंग बोथ इन 1831 एंड 1848. अब जो रिवोल्यूशनरीज थी वो फेल हो जाती हैं, अपना जो रिवोल्ट था वो विद्रोह था उसको करने में, जो उनका एम था वो मिल नहीं पाता है जब उन्होंने 1831 में कोशिश की और दोबारा 1848 में. उसके बाद नाउ फेल्ट सार्डिया पिडमोंट अंडर द इट्स किंग विक्टर एमुअल सेकंड. अब जो इसका जो सारा जिम्मा था वो किसके ऊपर आ जाता है, किंग विक्टर एमुअल सेकंड के ऊपर. यूनिफाई द इटालियन स्टेट थ्रू वार. अब जो है इसका यूनिफिकेशन जो इटली का है वो किसका जिम्मा कौन लेता है, विक्टर एमुअल. इन द आइज ऑफ द रूलिंग एलाइट ऑफ द रीजन यूनाइटेड इटली ऑफर्ड देम द पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉलिटिकल डोमिनेंस. अब जो एलाइट रूलिंग एलाइट यानी कि जो एक रिच पीपल्स कहें, या जो एलाइट यानी कि जो वहाँ के काफ़ी साधन संपन्न लोग थे, वो काफ़ी इसके अंदर पॉसिबिलिटी देख रहे थे कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉलिटिकल है वो अगर इटली का यूनिफिकेशन हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा सामने निकल करके आएगा. चीफ मिनिस्टर काउर हु लीड द मूवमेंट टू यूनिफाइड द रीजन ऑफ द इटली वाज नाइदर ए रिवोल्यूशनरी नोर ए डेमोक्रेट. जो इटली है, चीफ मिनिस्टर कावूर जो है चीफ मिनिस्टर इसकी अगुवाई करता है, लीड करता है, लेकिन ना तो वो रिवोल्यूशनरी होता है, यानी कि ना तो वो क्रांतिकारी विचारों में बिलीव करता है और ना ही वो डेमोक्रेटिक यानी कि डेमोक्रेसी में. लाइक मैनी अदर वेल्दी एंड एजुकेटेड मेंबर इटालियन एलाइट हैज स्पोक फ्रेंच मच बेटर देन ऑफ डिड इटालियन. जबकि वो फ्रेंच लैंग्वेज को बाकी मेंबर्स की तरह ज़्यादा अच्छे से बोलता है, फ्रेंच को अच्छे से बोलता है बजाय कि इटालियन के. थ्रू ए टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस, उसने एक चतुर टैक्टफुल यानी कि अपनी कुछ रणनीति लगा करके अलायंस, ये एक जो संधि की थी विद फ्रांस इंजीनियर्स बाय कावूर के साथ. सार्डिनिया पिडमोंट सक्सेस डिफेटिंग इन द ऑस्ट्रियन फोर्स. इन्होंने मिल करके ऑस्ट्रियन फोर्स को 1859 में हरा दिया था, डिफीट कर दिया था. Apart from regular troops, a large number of armed volunteers under the leadership of Gypsy Garibaldi joined the fray यानी कि युद्ध, लड़ाई. उसके बाद एक जो रेगुलर जो ट्रूप होते हैं, सैनिक होते हैं, उनके साथ जो वॉलंटियर खुद से अपनी मर्जी से जो इसमें शामिल होते हैं, जिप्सी गैरिबाल्डी के साथ फ्रे में यानी कि लड़ाई में शामिल होते हैं. इन 1860 दे मार्च इनटू साउथ इटली एंड किंगडम ऑफ टू सिसिलीज भी जगह का इनाम था, जैसे कि कह रहे हैं साउथ इटली. अभी 1860 में टू सिसिलीज और साउथ इटली की तरफ जाते हैं और जहाँ ये सक्सेस होते हैं या वहाँ पर इन लोगों को सपोर्ट मिलता है. लोकल पीजेंट यानी कि लोकल जो किसान थे उनका इनको साथ मिलता है और ये क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू ड्राइव आउट ऑफ द स्पेनिश रूलर, और जो स्पेनिश रूलर है उनको वहाँ से भगा देते हैं, हटा देते हैं. इन 1861 विक्टर एमुअल सेकंड वाज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली. अब 1861 में विक्टर एमुअल सेकंड को इटली का किंग बना दिया जाता है. हाउएवर मच ऑफ इटालियन पॉपुलेशन अमंग हुज रेट ऑफ इलिटरेसी वर वेरी हाई. हालांकि जो इटालियन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा अनपढ़ थी, रिमेन ब्लिसफुल अनअवेयर ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी. जिनको ये नहीं पता था कि लिबरल का नेशनलिस्ट का मतलब क्या है या कैसी विचारधारा है, उन्होंने उसका साथ दिया नो डाउट, लेकिन उनको ये इन वर्ड्स का मीनिंग समझ में नहीं आता था. द पीजेंट मासेस हु हैड सपोर्टेड गैरिबाल्डी इन साउदर्न इटली. काफ़ी किसानों ने साउथ इटली की तरफ गैरिबाल्डी का साथ दिया था. इटली हैड नेवर हियर्ड ऑफ इटालिया. जबकि लोगों ने इस वर्ड को, इटालिया वर्ड को सुना ही नहीं था कभी. जिस इटली के यूनिफिकेशन की वो बात कर रहे थे, तो वहाँ के जो लोकल किसान थे उन लोगों ने इस वर्ड को ही नहीं सुना था. एंड बिलीव दैट ला टालिया, उनके लिए तो ये मतलब एक ला टालिया वर्ड था, वाज विक्टर एमुअल्स वाइफ. और ये क्या समझते थे कि विक्टर एमुअल की वाइफ का नाम है ये ला टालिया. उनको इटली वर्ड, नेशन, इस जैसे नेशनलिस्ट, इन जैसे वर्ड्स का मतलब ही, मीनिंग ही नहीं पता था. उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन. अब जो ब्रिटेन है उसके साथ क्या होता है देखिए.
The model of the nation or the nation state, some scholars have argued in Great Britain. In Britain, formation of nation state, जो nation state है formation की, was not the result of sudden upheaval, यानी कि एकदम से कोई ऐसा विद्रोह नहीं हुआ था जिससे कि ब्रिटेन बन गया था। तो ब्रिटेन बनने की जो स्टोरी है वो देखते हैं। It was the result of long drawn out process. There was no British nation prior to the 18th century. क्या कहते हैं कि 18th century से पहले तो कोई ब्रिटिश नेशन होता ही नहीं था, यानी कि जो आज तुम ब्रिटेन देखते हो वो 18th सेंचुरी से पहले देखने को नहीं मिलता था, नाम भी नहीं था उसका। उसके बाद क्या होता है, देयर वर द प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ द पीपल हु इनहेबिटेंट इन द ब्रिटिश आइल्स, यानी कि जो ब्रिटिश द्वीप समूह में आइल्स में रहते थे वो अलग अलग एथनिक यानी ग्रुप से, जाति ग्रुप से बिलोंग करते थे। सच एज, उनमें से कौन कौन थे, इंग्लिश यानी कि अंग्रेज जिनको कहते हैं, वेल्श, स्कॉट, आयरिश, ये लोग रहते थे जो अलग अलग एथनिक से बिलोंग करते थे। ऑल ऑफ दीज एथनिक्स ग्रुप हैड देयर ओन कल्चर, पॉलिटिकल ट्रेडिशन, सभी का अपना कल्चर होता था, अपना ट्रेडिशन होता था। बट एज द इंग्लिश नेशन स्टेडीली grew in wealth, importance and power, it was able to extend its influence over the other nation of the island. लेकिन इंग्लिश जो था, बट द इंग्लिश नेशन, जो इंग्लिश नेशन था बेटा, वो सबसे पहले ग्रो करने में सक्सेस रहता है, उनके पास पैसा, पावर, ये सब काफ़ी होता है, तो वो अपना इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभुत्व जो है, जो इस अदर आइलैंड के नेशन थे उनके ऊपर थोपने लगता है। इंग्लिश पार्लियामेंट विच हैज सीज पावर फ्रॉम द मोनार्क इन 1688, जो मोनार्क की पावर थी, राजतंत्र था, उसको जो है इंग्लिश पार्लियामेंट ने 1688 में अपने अंडर ले लिया, यानी उसको भी ख़त्म कर दिया। एंड द एंड ऑफ द प्रोटेक्ट कॉन्फ्लिक्ट वाज द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच ए नेशन स्टेट विच इंग्लैंड इन इट्स सेंटर कम टू बी फॉरगिन, और उसके बाद इंग्लिश से ये इंग्लैंड बन गया, सबसे आगे यहीं सेंटर में या सबसे आगे यहीं आया। द एक्ट ऑफ यूनियन, एक एक्ट ऑफ यूनियन यानी कि एक एक्ट लेकर आइए, किस किस के बीच में हुआ था, 1707 में इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड दोनों के बीच में एक कानून बनाया इन्होंने, क्या कि दैट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, कि हम दोनों मिल करके द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनाते हैं। दैट इंग्लैंड वॉज एबल टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड, और उसके बाद उन्होंने अपना जो इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव था उस स्कॉटलैंड पर जमाना शुरू कर दिया। ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज हैंसफोर्थ डोमिनेटेड बाय इट्स इंग्लिश मेंबर। द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटी मीन द स्कॉटिश डिस्टिंक्टिव कल्चर, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन सिस्टमेटिकली। अब उसके बाद पहले तो स्कॉटलैंड को कुछ शर्तों के साथ अपने साथ मिलाया और फिर सिस्टमेटिक तरीके से उसकी लैंग्वेज को, कल्चर को, उनके इंस्टीट्यूशंस को ख़त्म करना, दबाना शुरू कर दिया। कैथोलिक क्लास दैट इनहेबिटेड द स्कॉटिश हाईलैंड सफर टेरिबल रिप्रेशन व्हेन एवर दे अटेम्प्ट टू अरेस्ट देयर इंडिपेंडेंस। जो कैथोलिक लोग थे, रिलीजियस का ये रिलीजन जो होता है ना बेटा अपना, जैसे कि ये क्रिश्चियंस उसी में से होते हैं। कैथोलिक जो है उन्होंने कभी भी अपनी आज़ादी के लिए अटेम्प्ट करने, आज़ादी के लिए कभी भी कुछ अपनी डिमांड आगे रखी, टेरिबल रिप्रेशन को बड़े ही गलत तरीके से, आतंकी तरीके से, ज़बरदस्ती उनको दबा दिया गया। स्कॉटिश हाईलैंडर वर फॉरबिडन टू स्पीक हाईलैंडर, यानी कि जो पहाड़ों पर रहने वाले लोग थे उसको बोला है। गैलिक उनकी लैंग्वेज थी, वो बोलने पर मनाही कर दी गई, फॉरबिडन बिल्कुल मना कर दिया गया। उनको उनका नेशनल यूनिफॉर्म ड्रेस पहनने से मना कर दिया गया। एंड लार्ज नंबर फोर्सिबली ड्राइवन आउट ऑफ देयर होमलैंड, और बहुत सारे लोगों को तो अपना जो देश होमलैंड है वो छोड़कर ही जाना पड़ गया। आयरलैंड सफर्ड ए सिमिलर फेट, अब आयरलैंड भी इसी तरह से एक फेट यानी भाग्य, उसका दुर्भाग्य कहीं उसका शिकार होता है। इट वॉज ए कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स, जो अपना क्रिश्चियन जो रिलीजन होता है उसी के ये दो पार्ट होते हैं, कैथोलिक और दूसरा प्रोटेस्टेंट्स, इन दोनों में डिवाइड होता है। इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट, जो प्रोटेस्टेंट होते हैं वो माइनॉरिटी में होते हैं, जबकि जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होती है कैथोलिक की होती है। इंग्लिश हेल्प करते हैं किसका साथ देते हैं, आयरलैंड के अंदर जो इंग्लिश हैं वो प्रोटेस्टेंट का साथ देते हैं अपना दबाव बनाने के लिए, किसके ऊपर, कैथोलिक के ऊपर। कैथोलिक रिवोल्ट्स अगेन ब्रिटिश डोमिनेंस वर सप्रेस्ड, जबकि कैथोलिक का जो रिवोल्ट था वो ब्रिटिश वालों के साथ मिलकर के उसको दबा दिया गया। आफ्टर ए फेल्ड रिवोल्ट लीड बाय वोल्फ टोन, जो रिवोल्ट की अगुवाई कर रहे थे वोल्फ टोन एंड इज यूनाइटेड आयरिशमैन,
आयरलैंड वॉज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम 1801। अब ये रिवोल्ट को दबाने के बाद जो आयरलैंड था उसको ज़बरदस्ती 1801 में एक एक्ट ला करके और यूनाइटेड किंगडम में ही इसको शामिल कर लिया। अब ए न्यू ब्रिटेन नेशन वाज फॉरगेट थ्रू द प्रोपगेशन ऑफ द डोमिनेंस इंग्लिश कल्चर। अब जो नया ब्रिटेन उभर करके सामने आया वो टोटली इंग्लिश कल्चर का उसका डोमिनेंट यानी सबसे ज़्यादा उसी का प्रभुत्व कहें या सबसे ज़्यादा अपनी जो कल्चर था उसका प्रचार प्रसार करता था, यानी सबके ऊपर हावी था। द सिंबल ऑफ न्यू नेशन न्यू ब्रिटेन द ब्रिटिश फ्लैग। अब ब्रिटिश फ्लैग यूनियन जैक वो सबका सिंबल बन गया। नेशनल एंथम भी उन्हीं का माना जाने लगा। इंग्लिश लैंग्वेज को एक्टिवली प्रमोट किया गया एंड अदर नेशन सर्वाइव्स ओनली द सबॉर्डिनेट पार्टनर इन दिस यूनियन। और जो यूनियन में बाकी सारे कंट्रीज़ के साथ पार्टनर थे, पहले वो तो पार्टनर यानी कि उनको भी राइट्स थे, लेकिन अब वो सिर्फ एज ए सबॉर्डिनेट यानी सिर्फ सहायक के रूप में काम कर रहे थे। उनके पास कोई अपनी पावर नहीं थी, ना वो अपनी लैंग्वेज बोल सकते थे, ना वो अपनी नेशनल जो ड्रेस है या एंथम है या कुछ भी इस तरह से अपना कुछ भी नहीं रख सकते। टोटली जो एक डोमिनेंस था वो किसका हो गया था? ब्रिटेन का हो गया था। विजुअलाइजिंग द नेशन। अब जो नेशन है वो पोएट्स ने किस तरह से दिखाया, देखिए 18-19 सेंचुरी में जो पोएट्स होते थे, जो जिन्होंने इनका पोइट्स ने क्या किया, नेशंस वर द पोर्ट्रेट यानी कि चित्र बनाते थे जो, उन्होंने फीमेल फिगर, नेशन को फीमेल फिगर में बनाना शुरू कर दिया। फीमेल फॉर्म वाज चूजन पर्सोनिफाई द नेशन डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वुमन इन रियल लाइफ। अब जो रिप्रेजेंट करने का तरीका था वो रिप्रेजेंट करने का तरीका 18-19 सेंचुरी में एक अलग हो चुका था। उसको पर्सोनिफिकेशन कर दिया, यानी जिसको मानवीकरण कहते हैं कि एक इंसान का रूप दे दिया गया था। जो पोइट्स थे, जो आर्टिस्ट थे, उन्होंने इसका पर्सोनिफाई एक फीमेल फिगर के रूप में कर दिया और ये कोई रियल लाइफ की वुमेन नहीं थी, ये तो सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया था, अमूर्त जिसको बोल सकते हैं, जिसको देखा नहीं जा सकता। और नेशन का जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया था उसको नेशन एक कंक्रीट फॉर्म, उसको एक ठोस रूप देने की कोशिश की गई थी। दैट इज़ द फीमेल फिगर बिकम एन एल्गोरी। एल्गोरी मतलब एक जो नारी की, फीमेल की जो फिगर थी वो इसका एक रूप बना दिया गया था, रूपक के रूप में, यानी कि फीमेल को दिखाना, कोई पर्टिकुलर फीमेल नहीं था, वो राष्ट्र को दिखाने के लिए ही बनाया गया था। हमें याद होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने क्या देखा था कि लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक, इस तरह की एल्गोरीज का यूज़ किया गया था। और ये एल्गोरी जो है, एज यू रिमेंबर द एट्रीब्यूट्स, ये किसका जो एट्रीब्यूट या चिन्ह, प्रतीक है, सिंबल है किस चीज़ का? रेड कैप, लिबर्टी आर द रेड कैप और ब्रोकन चेन। और वाइल जस्टिस इज जनरली ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन कैरिंग ए पेयर ऑफ वीविंग स्केल, जबकि जो जस्टिस दिखाती है वो महिला, उसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है और हाथ में उसने एक तराजू लिया होता है। सिमिलरली फीमेल एल्गोरी वर इन्वेंटेड बाय आर्टिस्ट इन द 19th सेंचुरी रिप्रेजेंट द नेशन। इसी तरह 19th सेंचुरी में भी फीमेल एल्गोरी की ही इन्वेंशन की गई थी। फ्रांस के अंदर क्रिश्चियन मैरियाना, एक क्रिश्चियन नेम है मैरियाना, पॉपुलर क्रिश्चियन नेम है, विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन, जिसमें कि पीपल नेशन का आइडिया बहुत ज़्यादा इसके अंदर शामिल था। हिज कैरेक्टर इसके अंदर हर कैरेक्टराइज वर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी इन द रिपब्लिक। इसके अंदर लिबर्टी और रिपब्लिक को दिखाने के लिए द रेड कैप, द ट्री कलर एंड द कोकेड, इनका यूज़ किया गया। कोकेड यानी कलगी जिसको कहते हैं। स्टेच्यूज ऑफ मैरियाना वर इरेक्टेड द पब्लिक स्क्वेयर। अब जो मैरियाना के स्टेच्यूज थे वो चौराहों पर लगाए गए ताकि लोग इनको सबसे ज़्यादा देखें, इनमें बिलीव करें। और मैरियाना इमेजेस वर मार्क्ड ऑन कॉइन एंड स्टैम्प, और जो मैरियाना की इमेज थी वो मार्क्ड और कॉइन और स्टैम्प के ऊपर भी लगनी शुरू हो गई। जो स्टैम्प होती हैं, कॉइन्स होते हैं, उनके अंदर भी उसको प्रिंट करना शुरू कर दिया था। सिमिलरली जर्मेनिया बिकम, अब जो मैरियाना थी वो किससे बिलोंग करती थी? फ्रांस से। अब जर्मेनिया जर्मन से बिलोंग करती थी। जर्मेनिया के अंदर एल्गोरी जो जर्मन नेशन से बिलोंग करती उसको रिप्रेजेंट करती। जर्मेनिया वियर ए कोक ऑफ ओक लीव, क्रोन ऑफ ओक लीव। अब जो जर्मेनिया उसने क्रोन यानी कि ताज पहना हुआ, ताज पहन रखा है ओक लीव्स का, क्योंकि वहाँ का जो ओक है स्टैंड फॉर हीरोइज्म, वो वीरता का, हीरोइज्म का सिंबल है, स्टैंड करता है। जर्मन ओक जो है स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म, हीरोइज्म के लिए माना जाता है, वीरता के लिए माना जाता है। नेक्स्ट है नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म।
Nationalism and imperialism. By the last quarter of the 19th century, nationalism no longer retained the idealist liberal dominant democratic sentiment of the first half of the century. क्या कहता है कि जो 19th सेंचुरी का लास्ट पार्ट था उसमें जो लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट्स थे वो वैसे नहीं रहे थे जो शुरुआत में लेकर चले थे। अब इसका जो मतलब था वो काफ़ी नैरो होता चला गया, इसका जो मेन एम था वो सिकुड़ता चला गया, लोगों के जो गोल्स थे, एम्स थे, वो काफ़ी लिमिटेड हो गए। ड्यूरिंग दिस पीरियड नेशनलिस्ट ग्रुप बिकम इंक्रीजिंगली इंटॉलरेंस ऑफ ईच अदर। अब एक दूसरे के से इनटॉलरेट यानी कि एक दूसरे को अब वो सहन टॉलरेट नहीं कर सकते थे और हमेशा एवर रेडी गो टू द वार और वॉर के लिए हमेशा रेडी रहते थे। मेजर यूरोपियन पावर इन टर्न मैनिपुलेटेड द नेशनलिस्ट एस्पिरेशन द सब्जेक्ट पीपल टू यूरोप टू फर्दर देयर ओन इम्पीरियल्स एम। अब जो यूरोप की जो पावर्स थी उन्होंने इम्पीरियलिज्म का जो एम था वो लोगों को अपने अंडर करना बहुत ज़्यादा, मतलब कि लोगों को मैनिपुलेटेड बदला लेने के लिए और अपने अंडर करने के लिए इसका यूज़ किया। मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप। अब यूरोप में 1871 में टेंशन थी, एक रीजन था बाल्कन रीजन। बाल्कन रीजन एक जोग्राफिकल जिसके अंदर वेरिएशन एथनिक यानी कि बहुत सारे अलग अलग एथनिक ग्रुप से रिलेटेड जो है जाति ग्रुप से अलग अलग जाति ग्रुप से लोग मिलकर रहते थे, जो कंप्राइजिंग किसको मिलाकर बना था, मॉडर्न डे आज के दिन पर हम जिसको रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ये काफ़ी कंट्रीज़ थे, ग्रीक, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मोंटेनिग्रो, और इन सब में रहने वाले लोगों को, इनहेबिटेंट्स को ब्रॉडली यानी कि स्लाव, इन सभी में रहने वाले बाल्कन रीजन में रहने वाले लोगों को स्लाव के नाम से जाना जाता था। ए लार्ज पार्ट ऑफ द बाल्कन वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ओटोमन एम्पायर। एक जो इसका काफ़ी बड़ा पार्ट था वो ओटोमन एम्पायर के अंडर में आता था, यानी वहाँ ओटोमन एम्पायर के अंडर में लगभग सारा पार्ट आता था। ऑल थ्रू द 19th सेंचुरी ओटोमन एम्पायर हैड sought to strengthen itself through modernization, internal reform, but they were little success। हालांकि ओटोमन एम्पायर ने अपने खुद को अपने इसको कंट्रोल में लेने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन अभी जो यहाँ पर जो स्थिति थी वो काफ़ी एक्सप्लोजिव यानी विस्फोटक हो चुकी थी। स्प्रेड ऑफ आइडिया रोमेंटिसिज्म। अब रोमेंटिसिज्म का जो आइडिया था लोगों के अंदर वो काफ़ी फैल चुका था। अब एक के बाद एक करके वन बाय वन यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिस्ट ब्रोक अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल। अब ओटोमन एम्पायर से निकल करके सभी कंट्रीज अपने आप को डिक्लेयर करने लगे इंडिपेंडेंट नेशन। द बाल्कन पीपल बेस देयर क्लेम इंडिपेंडेंट फॉर पॉलिटिकल राइट। नेशनलिस्ट यूज हिस्ट्री टू प्रूव दैट दे हैड वंस बीन द इंडिपेंडेंट। अब जो भी नेशन जो इंडिपेंडेंट होता जा रहा उन्होंने अपनी हिस्ट्री का वास्ता दिया, हिस्ट्री को दोहराया और कहा कि हम तो कभी से इंडिपेंडेंट होते थे, यहाँ पर जो फॉरेन आए उन्होंने ही हमें अपना जो है क्या अंडर कर लिया, यानी कि फॉरेन जो पावर्स थी उन्होंने हमें अपने अंडर करने की कोशिश की थी, अंडर कर लिया था, हम तो कभी से इंडिपेंडेंट नेशन होते थे। हैंस द रिबेलियन नेशनलिस्ट इन बाल्कन थॉट द स्ट्रगल अटेम्प्ट टू विन बैक देयर लॉन्ग लॉस्ट इंडिपेंडेंस एज द डिफरेंट स्लाविक नेशनलिस्ट स्ट्रगल डिफाइन देयर आइडेंटिटी इंडिपेंडेंस। बाल्कन एरिया बिकम एन एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन जो बाल्कन का एरिया था वो काफ़ी टकराव का, इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट यानी टकराव का एरिया बन चुका था, क्योंकि जो बाल्कन एरिया था उसके अंदर जो यूरोपियन पावर थी आपस में एक दूसरे से काफ़ी द बाल्कन स्टेट वर आपस में एक दूसरे से स्टेट फायरसली जीलियस काफ़ी जलते थे और एक दूसरे से ज़्यादा टेरिटरी यानी इलाका हासिल करने की होड़ में लगे रहते थे। मैटर वर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज द बाल्कन आल्सो बिकम द सेंस ऑफ बिग पावर राइवलरी। अब ये जो मैटर था वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा था। अब यहाँ पर जो खुल करके जो यूरोपियन पावर थी वो सामने आ गई थी, और यूरोपियन पावर भी इस इलाके को क्यों लेना चाहती थी कि ताकि वो अपनी पावर को बढ़ाएं, ट्रेड को बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलोनी बनाएं, एज वेल एज नेवल एंड मिलिट्री माइट, और उसके साथ ही अपनी नेवल यानी कि नौसेना, मिलिट्री यानी कि जो उनकी मिलिट्री होती थी, आर्मी होती थी, उसको भी बढ़ा सकें। दीज राइवलरी वर वेरी एविडेंट इन वे द बाल्कन प्रॉब्लम अनफोल्डेड। अब जो है प्रतिस्पर्धा जितनी बढ़ गई थी, दुश्मनी इतनी बढ़ गई थी कि वो खुलकर सामने आने लगी। अब जो पावर थी, ईच पावर रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी वाज कीन ऑन काउंटरिंग द होल्ड ऑफ अदर पावर ओवर द बाल्कन। अब एक दूसरे को कमज़ोर करने के लिए और एक दूसरे से ज़्यादा टेरिटरी और अपने इलाके का एक्सटेंड करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए खुलकर सामने आ गए। दिस लीड टू सीरीज ऑफ वॉर। इसी में कई सारे वॉर होते हैं, इसी सीरीज़ में कई सारे वॉर होते हैं, बट
जो लास्ट में इसका जो एंड होता है फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, किसकी शुरुआत हो जाती है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब, 1914 में। 1914 में जो बाल्कन रीजन था उसमें इतना एक्सप्लोजिव रीजन बन जाता है कि जो बिग पावर्स थी यूरोप की वो आपस में खुल करके सामने आ जाती हैं और कई सारे छोटे छोटे वार होने के बाद फाइनली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। नेशनलिज्म अलाइंड विद इम्पेरियलिज्म, अब नेशनलिज्म को इम्पेरियलिज्म के साथ लेकर के लीड यूरोपीय डिजास्टर, इन दोनों चीज़ों ने मिलकर के यूरोप में डिजास्टर यानी आपदा ला दी थी। 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था। बट मीनवाइल मैनी कंट्री इन द वर्ल्ड विच हैड बीन colonized by the European power in 19th century began to oppose imperial dominance, लेकिन इसी टाइम पर जो वर्ल्ड के और अदर कंट्रीज़ थी वो भी क्या होना चाहती थी, वो इम्पीरियलिज्म यानी कि जो साम्राज्यवाद था उससे खुद को अलग करना चाहती थी, उन शक्तियों से अपने आप को दूर करना चाहती थी। एंटी इम्पीरियल मूवमेंट, जो एंटी इम्पीरियलिज्म मूवमेंट थे वो काफ़ी स्प्रेड हो चुके थे, लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना आ चुकी थी और वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी। अब जो नेशनल स्टेट की भावना थी वो सभी की अपनी अपनी एक अलग ही डेफिनेशन दे रही थी, सभी के अकॉर्डिंग एक नेशन स्टेट्स अलग ही अपने विचार थे। अब लोगों के जो एक कॉमन चीज़ थी वो नहीं निकलकर सामने आ रही थी, अब अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग सभी के आइडियाज़ अलग हो चुके थे। A European idea of nationalism were unaware, reflected people everywhere developed their own specific variety of nationalism। लोगों की जो वैरायटी थी अब नेशनलिज्म को लेकर वो अब एक नहीं थी, सभी के अलग अलग अपने अपने विचार थे। बट द आइडिया ऑफ द सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज इनटू नेशन स्टेट, लेकिन जो नेशन स्टेट का आइडिया था कम टू बी एक्सेप्टेड, वो सभी को मानना पड़ा कि जो नेशन स्टेट है वो नेचुरल है, यूनिवर्सल है, उनको बनने से अब कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। तो दिस इज़ आवर चैप्टर फर्स्ट बेटा, ये कंप्लीट हो रहा है यहाँ पर। ओके।